नमस्ते, मैं हूं गायत्री शर्मा। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए मास्क पहनना जरूरी है। न्यूज 18 भी आपसे अपील करता है कि आप मास्क जरूर पहनें। पीएम ने भी कहा है कि कोरोना से लड़ाई में मास्क ही हथियार है, इसलिए नेताओं से भी अपील है कि वो अपनी सभाओं रैलियों में मास्क पहने और लोगों को भी मास्क पहनने के लिए कहें। और आइए बात करते हैं पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की, जिसको जीतने के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तक सभी लगातार बंगाल का दौरा कर रहे हैं। अमित शाह आज एक बार फिर से बंगाल के दौरे पर रहेंगे। अमित शाह आज दक्षिण 24 परगना में गोसाबा के किसान मंडी मठ में जनसभा करेंगे और इसके बाद वो मेदिनीपुर जाएंगे, जहां वो एक रोड शो में होंगे शामिल। अमित शाह ने बंगाल में 200 प्लस सीटों पर जीत का लक्ष्य रखा है। उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज पश्चिम बंगाल में हुंकार भरेंगे। जेपी नड्डा राज्य के पश्चिम मेदिनीपुर पहुंचेंगे, जहां वो एक रोड शो करेंगे। जेपी नड्डा के रोड शो के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। दो तस्वीरें आपके सामने। अमित शाह का एक बार फिर पश्चिम बंगाल दौरा। अमित शाह दक्षिण 24 परगना पहुंचेंगे और यहां किसानों से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा रोड शो का भी उनका कार्यक्रम है। तो वहीं दूसरी तरफ जेपी नड्डा भी आज एक रोड शो को संबोधित करेंगे, रोड शो में शामिल होंगे। पश्चिम मेदिनीपुर पहुंचेंगे जेपी नड्डा। उधर असम विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी आज घोषणा पत्र जारी करेगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा गुवाहाटी में पार्टी का घोषणा पत्र जारी करेंगे। बीजेपी ने बयान जारी कर बताया कि घोषणा पत्र असम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिशा निर्देशों में जारी विकास यात्रा में नए आयाम जोड़ेगी। साथ ही पार्टी ने बताया कि ये सिर्फ घोषणा पत्र नहीं है, बल्कि संकल्प पत्र है। असम 126 विधानसभा सीटों के लिए 3 चरण में चुनाव होगा। इससे पहले कल बीजेपी ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी किया। घोषणा पत्र जारी किए जाने के मौके पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में पूर्ण शराबबंदी का वादा किया है और साथ ही पार्टी ने किसानों की तरह ही मछुआरों को सालाना 6,000 रुपए देने की घोषणा की है। असम विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। पार्टी के कई स्टार प्रचारक राज्य में धुआंधार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हैं। योगी आदित्यनाथ आज असम के दौरे पर हैं। अपने दौरे के दौरान योगी आदित्यनाथ 3 रैलियों को संबोधित करेंगे। वो सिलचर के उधारबंद और बारखोला समेत कई रैलियों में शामिल होंगे। गुजरात में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ते ही इस महामारी की जांच तेज कर दी गई। राज्य में कोरोना की बढ़ती रफ्तार का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वहां रोजाना 1200 से ज्यादा मरीज सामने आ रहे हैं, जिसके बाद पूरे राज्य में कोरोना की जांच और तेज कर दी गई ताकि इसके बढ़ते खतरे को रोका जा सके। अहमदाबाद से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक तस्वीर में जांच केंद्र के बाहर लोगों की कतार दिखाई दी। कोरोना का संक्रमण गुजरात में लगातार बढ़ रहा है। पूरे गुजरात में कल 1580 जितने मामले सामने आए। इसी तरह की तस्वीरें शहर के कई दूसरे इलाकों में भी देखने को मिली। अहमदाबाद के बाद गुजरात में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सूरत से सामने आ रहे हैं, इसलिए वहां भी सख्ती बढ़ा दी गई। हालात का जायजा लेने के लिए नगर निगम की महापौर और कमिश्नर ने खुद कई जगहों का दौरा किया। वहां के बाजारों और शॉपिंग मॉल में कोरोना की जांच के लिए टीमें तैनात कर दी गई। लोगों के बीच दूरी बनाए रखने के लिए जांच केंद्रों के बाहर जमीन पर निशान भी बनाए गए और इसके साथ ही राज्य के सभी अस्पतालों में कोरोना के नए वार्ड खोल दिए गए। इतना ही नहीं, अस्पतालों में मरीजों के लिए बिस्तरों की संख्या भी बढ़ा दी गई। लेकिन इस महामारी पर नेताओं के अजीबोगरीब बयान भी सामने आने लगे और बीजेपी के एक विधायक ने ऐसा ही एक बयान दे दिया जिस पर राज्य की सियासत गरमा गई। ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓએ મહેનત અને મજૂરી કરી છે, એક પણ કાર્યકર્તા આનાથી સંક્રમિત થયો નથી। इससे पहले बीजेपी नेता योगेश पटेल ने भी कोरोना के बढ़ते खतरे पर हैरान कर देने वाला बयान दिया था। हाल ही में महाशिवरात्रि के मौके पर वडोदरा में हजारों लोगों की भीड़ जुट गई थी, लेकिन जब इस कार्यक्रम को आयोजित करने वाले बीजेपी नेता योगेश पटेल से सवाल पूछे गए तो उन्होंने विवादास्पद बयान दे दिया था। संक्रमण आटલું ફેલાશે તો જવાબદાર કોણ રહેશે? જવાબદાર ભગવાન છે। અમે કોઈને આમંત્રણ આપતા નથી। इस कार्यक्रम में शामिल कई लोग बिना मास्क के नजर आए थे। यही नहीं, लोगों ने एक दूसरे से दूरी बनाए रखने के नियम की भी पूरी तरह अनदेखी की थी। सूरत में कई जिम मालिकों ने नगर निगम के नए आदेश के विरोध में अनोखा विरोध प्रदर्शन किया।
सूरत नगर निगम ने कोरोना वायरस की वजह से एक बार फिर वहां के सभी जिम को अगले आदेश तक बंद रखने का फैसला लिया, जिसके बाद हजारों जिम के मालिक सड़क पर उतर आए और सूरत नगर निगम के दफ्तर के बाहर तरह तरह की कसरत करके सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा। कोई डंबल से कसरत करता दिखा तो किसी ने सड़क पर ही उठक बैठक लगानी शुरू कर दी। इन प्रदर्शनकारियों ने सूरत नगर निगम के आदेश पर नाराजगी जताई और दावा किया कि इससे उनके लिए रोजी रोटी का संकट खड़ा हो जाएगा। मुंबई में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए मुंबई नगर निगम बीएमसी ने अपनी जांच का दायरा बढ़ा दिया। कोरोना के खिलाफ अपनी मुहिम के साथ ही बीएमसी ने दूसरे राज्यों से आने वाले यात्रियों पर भी नजर रखनी शुरू कर दी, क्योंकि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और गोवा में भी इस महामारी का खतरा बढ़ा है। और यही वजह रही कि बीएमसी ने इसकी जांच के लिए रेलवे स्टेशनों पर टीमें तैनात कर दी ताकि कोरोना के खतरे को फैलने से रोका जा सके। मुंबई के बोरीवली, बांद्रा, दादर और मुंबई सेंट्रल समेत भीड़-भाड़ वाले सभी स्टेशनों पर रैपिड एंटीजन टेस्ट शुरू कर दिए गए। इस जांच में नेगेटिव पाए जाने के बाद ही यात्रियों को स्टेशन से घर जाने की इजाजत दी जाएगी। एंटीजन टेस्टिंग यहाँ पर की जा रही है ताकि अगर वो कोरोना पॉजिटिव या कोरोना के लक्षण उसमें दिखे तो तुरंत उसे क्वारंटाइन सेंटर यहाँ से ले जाया सके। इस अभियान में बीएमसी के साथ रेलवे भी शामिल है। सभी स्टेशनों पर रोजाना करीब 10,000 यात्रियों की कोरोना जांच का लक्ष्य रखा गया है। लंबी दूरियों की जो यात्री हैं उनकी जो है म्यूनिसिपैलिटीज के साथ मिलके हम टेस्टिंग कर रहे हैं। पिछले 24 घंटे में मुंबई में कोरोना के 3,700 से भी ज्यादा मरीज सामने आए, जिसने सरकार की चिंता बढ़ा दी। मुंबई में रेलवे स्टेशन ही नहीं बल्कि दूसरी जगहों पर भी सख्ती बढ़ा दी गई। वहां मॉल में एंट्री के लिए कोरोना टेस्ट करवाना जरूरी कर दिया गया, जिसके लिए लोगों को ही 250 रुपए देने होंगे। मुंबई में रोजाना कोरोना के हजारों मरीज सामने आ रहे हैं। मुंबई महानगर पालिका ने कमर कस ली और मॉल के बाहर लोगों का रैपिड एंटीजन टेस्ट करना शुरू कर दिया, जिसके लिए हर शख्स से 250 रुपए भी लिए जा रहे हैं। अभी मैं मुंबई के एक मॉल के बाहर मौजूद हूँ और जो भी इस मॉल के अंदर जाना चाहता है पहले उनका रैपिड एंटीजन टेस्ट किया जा रहा है। वहाँ ये नियम बना दिया गया कि मॉल में एंट्री लेनी है तो कोरोना का टेस्ट कराना होगा, जिसके लिए मॉल के बाहर बीएमसी की टीम तैनात कर दी गई, जिसने लोगों का सैंपल लिया। रैपिड एंटीजन टेस्ट की रिपोर्ट जल्द ही आ जाती है, इसलिए जिन लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई वो अंदर चले गए। यही नहीं, लोगों ने मुंबई महानगर पालिका के इस कदम को सराहा और उसका साथ दिया। इसमें फर्क पड़ेगा ना, क्योंकि लोग जितना जागरूक होंगे उतना दिखाएंगे अपने को, उतना कि हम लोग वो सुरक्षित रख सकते हैं अपने को। मुंबई में कोरोना को फैलने से रोकने के लिए मॉल के अलावा भीड़-भाड़ वाली दूसरी जगहों पर भी नजर रखी जा रही है, खासकर रेलवे स्टेशन पर, जहां यात्रियों का टेस्ट किया जा रहा है। अमेरिका के कोलोराडो में एक आदमी ने वहां के एक सुपरमार्केट में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इस घटना की जानकारी मिलते ही वहां की पुलिस ने पूरे इलाके को चारों ओर से घेर लिया और हमलावर को पकड़ने के लिए सुपरमार्केट के अंदर दाखिल होती दिखाई दी। इस दौरान अंदर से कई लोग अपनी जान बचाकर बाहर की ओर भागते नजर आए। अचानक हुई इस गोलीबारी से वहां हड़कंप मच गया, लेकिन इस बीच पुलिस ने भी मोर्चा संभालते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की कार्रवाई में हमलावर घायल हो गया, जिसे पकड़कर पुलिस वाले अपने साथ ले जाते दिखे। बताया गया कि इस हमले में सुपरमार्केट के अंदर मौजूद कई लोगों की गोली लगने से मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिन्हें पुलिस ने फटाफट अस्पताल पहुंचाया। 100 करोड़ की चिट्ठी बम को लेकर सियासी तूफान मचा हुआ है। हालांकि एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार खुलकर अनिल देशमुख के साथ खड़े हैं। लगातार दूसरे दिन कल शरद पवार ने अनिल देशमुख के समर्थन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उनका बचाव किया। परमबीर सिंह ने चिट्ठी में दावा किया था कि फरवरी में सचिन वाजे की अनिल देशमुख के साथ मुलाकात हुई, जिसके बाद शरद पवार ने अनिल देशमुख का बचाव किया और यह दावा किया कि 5 से 15 फरवरी तक देशमुख और वाजे की मुलाकात हो ही नहीं सकती, क्योंकि इस दौरान अनिल देशमुख कोरोना की वजह से अस्पताल में भर्ती थे। शरद पवार ने कहा है कि अनिल देशमुख के इस्तीफे का सवाल ही नहीं उठता। अनिल देशमुख इस्तीफा नहीं देंगे, ये तय है। सवाल है कि जो एलिगेशन किया है, ये एलिगेशन में सच्चाई नहीं। एलिगेशन का जो समय है, वो समय में वो नहीं थे मुंबई में, वो नागपुर में हॉस्पिटल थे। ये बात साफ होने के बाद फिर इसमें और कोई एक्शन करना ठीक नहीं। इन्वेस्टिगेशन नहीं होने की जरूरत है सर, कोई इन्वेस्टिगेशन कराने की जरूरत नहीं है आपको लगता है? सर एक जैसे आप कह रहे हैं कि देशमुख, लेकिन एनसीपी की सफाई के बाद बीजेपी नेता अमित मालवीय ने अपने ट्वीट में अनिल देशमुख का एक ट्वीट टैग कर अनिल देशमुख के अस्पताल में भर्ती होने वाली बात पर उंगली उठाई। तो अनिल देशमुख खुद सामने आए और उन्होंने 15 फरवरी की उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के पीछे की कहानी सुनाई। मुझे कोविड हुआ था, उसके वजह से
नागपुर के एलेक्सिस अस्पताल में मैं 5 फरवरी से लेके तो 15 फरवरी तक एडमिट था। 15 फरवरी को मेरा जब डिस्चार्ज हो रहा था, तब मैं अस्पताल से घर में जाने के लिए जब अस्पताल के नीचे आया और अस्पताल के गेट के ऊपर काफी पत्रकार वहां पे खड़े थे। उनको मुझे कुछ सवाल पूछना था। मैं कोविड की वजह से मेरे में वीकनेस था, उसकी वजह से मैं वहीं कुर्सी पे बैठ के उनके सवालों का जवाब देके गाड़ी में बैठ के होम क्वारंटाइन 27 फरवरी तक हो गया। 28 फरवरी को मैं पहली बार घर के बाहर। लेकिन जैसे ही बीजेपी ने पवार के अनिल देशमुख के अस्पताल में भर्ती होने वाली बात पर उंगली उठाई, वो खुद सामने आए और उन्होंने 15 फरवरी की उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के पीछे की कहानी सुनाई। 15 फरवरी को मेरा जब डिस्चार्ज हो रहा था, तब मैं अस्पताल से घर में जाने के लिए जब अस्पताल के नीचे आया, वहीं कुर्सी पे बैठ के उनके सवालों का जवाब देके गाड़ी में बैठ के होम क्वारंटाइन 27 फरवरी तक हो गया। वहीं बीजेपी ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के इस्तीफे की मांग पर संसद के दोनों सदनों में खूब हंगामा किया। पार्टी के महाराष्ट्र के सांसदों ने एक सुर में मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की चिट्ठी का मुद्दा उठाया और सदन में मांग की कि अनिल देशमुख अपने पद से इस्तीफा दें। राज्यसभा में तो प्रश्नकाल के दौरान ही बीजेपी सांसद खड़े हो गए और हंगामा करने लगे, क्योंकि लोकसभा में बीजेपी के महाराष्ट्र के सांसदों ने एक एक कर इस मुद्दे पर महाराष्ट्र सरकार को घेरा, जबकि शिवसेना ने बीजेपी के हमलों के विरोध में सदन से वॉकआउट कर दिया। हालांकि इसके बाद भी सदन में महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के इस्तीफे की मांग का मुद्दा गूंजता रहा। क्या परिवर्तन हो गया पता नहीं, बाद में कहा गया कि अभी रिजाइन देने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ऐसा है कि शायद गृह मंत्री जी ने बोला होगा कि अगर मेरा रिजाइन लिया तो मैं सारे नाम ले लूंगा, सबकी पोल खोल दूंगा। सियासी घमासान के बीच ही मुंबई के पुलिस कमिश्नर के पद से हटाए गए सीनियर आईपीएस ऑफिसर परमबीर सिंह ने अपने तबादले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। न्यूज़ 18 के विवेक गुप्ता की रिपोर्ट है कि पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने अपने तबादले को पूरी तरीके से गैर कानूनी बताया है और याचिका में यह दावा किया है कि 2 साल का कार्यकाल पूरा होने से पहले उन्हें पद से हटाया नहीं जा सकता। अपनी याचिका में परमबीर सिंह ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच कराने की मांग की है और कोर्ट में दी गई याचिका में अनिल देशमुख पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं। साथ ही उन्होंने खुद पर किसी भी तरह की कार्रवाई से बचने के लिए भी कोर्ट से गुहार लगाई। इस याचिका में चौंकाने वाली बात सांसद मोहन देलकर की खुदकुशी के केस से जुड़ी एक घटना है, जिसका जिक्र करते हुए परमबीर सिंह ने लिखा कि अनिल देशमुख ने उनसे इस केस में कुछ बड़े बीजेपी नेताओं को फंसाने के लिए कहा था। परमबीर सिंह के महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगाए गए आरोपों ने राज्य में राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है और इस बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कानून व्यवस्था से जुड़े बड़े अधिकारियों की बैठक की। वहीं इस चिट्ठी बम के बाद विरोधियों ने महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वहीं आरपीआई नेता रामदास आठवले ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की। अनिल देशमुख की भी पलटवार कर रहे हैं, लेकिन इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। इसी तरह की जो मांग परमबीर सिंह ने की है उसके मुताबिक हमें भी लगता है कि भाई इसकी पूरी सीबीआई द्वारा जांच होनी चाहिए। महाराष्ट्र के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है और इसीलिए मुझे लगता है कि ये सरकार को सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। माननीय उद्धव ठाकरे जी की सरकार बर्खास्त करनी चाहिए और वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए। हम 24 तारीख को राज्यपाल महोदय को, महामहिम राज्यपाल महोदय को मिलने जा रहे हैं, टाइम मांगा है और हम महामहिम राज्यपाल महोदय से यही अपील करेंगे कि आप इस महाराष्ट्र की परिस्थिति, आप घटना प्रमुख हो राज्य के, वास्तविक प्रमुख मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री जी से आप इसके बारे में अहवाल मांगिए, मुख्य सचिव से अहवाल मांगिए और राष्ट्रपति महोदय को इस बारे में लिखिए। हिमाचल प्रदेश के मनाली में करीब 2 महीने बाद फिर रुक रुक कर बर्फबारी शुरू हो गई। ऐसे में पर्यटकों की सुरक्षा को देखते हुए जिला प्रशासन ने अटल टनल और रोहतांग पास को बंद कर दिया, क्योंकि बर्फ गिरने की वजह से वहां सड़कों पर फिसलन की समस्या खड़ी हो गई। वहां सड़कें, पेड़ पौधे, गाड़ियों की छत, पहाड़ों की ऊंची ऊंची चोटियां और मकानों की छत, सब कुछ बर्फ की सफेद चादर से ढका दिखा। मनाली घूमने पहुंचे कई लोगों ने बर्फ के गोले बना बनाकर एक दूसरे पर फेंके और बदले मौसम का लुत्फ उठाया। मौसम के करवट लेते यहाँ पर बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है। किस तरह पर्यटक जो है यहाँ पर बर्फ के बीच और जमकर बर्फ का लुत्फ ले रहा है। अचानक बर्फ गिरने से वहां पहुंचे पर्यटकों के चेहरे खिल उठे। बहुत ही मजा आ रहा है। वी आर एंजॉयिंग ए लॉट, क्योंकि फर्स्ट टाइम हमने ऐसा लाइव वीडियो स्नोफॉल देखा है। कुछ पर्यटकों ने बर्फबारी के बीच उसी बर्फ में
बर्फ से स्नोमैन भी बनाया। उधर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से कई मैदानी इलाकों में भी मौसम का मिजाज बदल गया, जिसकी कुछ तस्वीरें राजस्थान के जोधपुर से भी सामने आई, जहां तेज हवाओं और धूल ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। एक रात पहले दस्तक दे चुके इस तूफान की वजह से आसमान में धूल दिखाई दी। काफी देर तक दिन में अंधेरा छाया रहा। मौसम विभाग का अनुमान है कि वहां आने वाले 2 दिनों में हल्की बारिश और तेज आंधी आ सकती। अजमेर में भी तेज हवाओं के साथ अचानक बारिश शुरू हो गई। हालात ऐसे बन गए कि दिन के वक्त लोगों को अपनी गाड़ियों की हेडलाइट जलानी पड़ी। बांग्लादेश में रोहिंग्या शरणार्थियों के एक कैंप में आग लगने से हजारों शरणार्थी बेघर हो गए। यह हादसा दक्षिण बांग्लादेश के बलूखली कैंप में हुआ, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। काफी बड़े दायरे में फैले इस शरणार्थी कैंप को भीषण लपटों ने चंद मिनटों में अपनी गिरफ्त में ले लिया, जिसके बाद वहां से आग की खतरनाक लपटें उठती दिखाई दी। चारों तरफ काले धुएं का गुब्बार छा गया। शरणार्थियों के रहने के लिए जो आशियाने बनाए गए थे वो एक एक कर उनकी आंखों के सामने जलकर राख हो गए। इस हादसे में कई लोग घायल भी हुए, जिन्हें वहाँ मौजूद लोगों ने बिना देर किए अस्पताल पहुँचाया। कुछ लोग तो अपने घर वालों के ना मिलने पर घबरा गए और रोने लगे। कुछ लोगों ने आग पर पानी डालकर उसे बुझाने की कोशिश भी की, लेकिन विनाशकारी लपटों के सामने उनकी ये कोशिश नाकाम साबित हुई। इस हादसे में शरणार्थियों के आशियाने तो उजड़े ही, साथ ही उनका काफी सामान भी आग की भेंट चढ़ गया। म्यांमार के मैंडले शहर से सांसें अटका देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसने सत्ता की सनक में सितम ढा रही सेना की काली करतूत एक बार फिर दुनिया के सामने ला दी। अपना रास्ता साफ करने के लिए म्यांमार की सेना अब तक करीब 250 लोगों को मौत के घाट उतार चुकी है, लेकिन अब भी वो निहत्थी जनता का खून बहाने से बाज नहीं आ रही। और इस बार म्यांमार में सुरक्षा बल के टॉर्चर का जो सबूत सामने आया, उसमें एक सुनसान सड़क पर 2 मोटरसाइकिलें चलती नजर आईं, लेकिन तभी गोली की आवाज सन्नाटे को चीरती हुई इलाके में गूंज उठी। और अगले चंद पलों में बाइक सवार बेदम होकर सड़क पर गिर पड़ा। शोर शराबा सुनकर पुलिस वालों की एक टोली तुरंत भागती हुई आई और घायल के इर्द गिर्द जमावड़ा लगाकर खड़ी हो गई। इसके बाद जो तस्वीरें सामने आई, उनमें वो बाइक सवार सड़क पर बैठा हुआ नजर आया। यानी शुक्र रहा कि गोली उसके लिए जानलेवा साबित नहीं हुई। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि पुलिस वालों ने उस घायल पर भी रहम नहीं खाया और स्ट्रेचर मंगाना तो दूर, पुलिस उसे उसके पैरों पर चलवाकर अपने साथ ले गई। राजस्थान में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद राज्य सरकार ने सख्ती बढ़ा दी है। सरकार ने लोगों से होली का पर्व घर पर ही मनाने की अपील की और साथ ही दूसरे कार्यक्रमों में भी कोरोना के नियमों के पालन की नसीहत दी है। दूसरे राज्य से आने वाले लोगों की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव होने पर ही उन्हें एंट्री दी जाएगी और रिपोर्ट नहीं होने पर उन्हें 15 दिनों तक क्वारंटीन में रखा जाएगा। आदमी की जिंदगी ज्यादा जरूरी है, सुरक्षित, तो आप होली का त्योहार भी घरों में रह के मनाएं। अनावश्यक भीड़ बाहर नहीं हो। विवाह समारोह के लिए भी एसओपी में व्यवस्था की गई है कि आप ईमेल के द्वारा संबंधित उपखंड अधिकारी को सूचित करोगे, उसकी पूर्वानुमति लेके, और जो हमारा प्रोटोकॉल है, जो बिहेवियर है एप्रोप्रिएट बिहेवियर कोविड का, उसकी अनुपालना सुनिश्चित करोगे। मध्य प्रदेश के उज्जैन में शराब तस्करी के आरोपी की प्रॉपर्टी पर प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की गई। फरार चल रहे शराब तस्कर पर हत्या की कोशिश और लूट समेत 16 मामले दर्ज हैं। इसके साथ ही जांच में उसका मकान भी अवैध पाया गया, जिसके बाद नगर निगम की टीम ने उसके मकान को ढहा दिया। मशीन की मदद से मकान के हर हिस्से को पहले तोड़ा गया और फिर पूरा का पूरा ढांचा जमींदोज कर दिया गया। इस मकान को गिराने से पहले उसमें रखी सभी चीजें बाहर निकाल ली गई। इस दौरान आरोपी का परिवार और इलाके के लोग भी वहां मौजूद रहे। ये भी फरार है और गुंडा अभियान को आगे जारी रखते हुए ये कार्रवाई की जा रही है। हालांकि बड़ी संख्या में पुलिस के जवानों की तैनाती की वजह से वहां कोई हंगामा नहीं हुआ। ग्वालियर समेत मध्य प्रदेश के कई शहरों में कोरोना तेजी से पांव पसार रहा है। इसके बावजूद कुछ लोग कोरोना नियम तोड़ने से बाज नहीं आ रहे। ऐसे ही लोगों को समझाने के लिए ग्वालियर में सभी धर्म के कुछ धर्मगुरु सड़कों पर उतरे और लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया। इस अभियान के तहत इन धर्मगुरुओं ने सड़क पर बिना मास्क पहने जा रहे कुछ लोगों को पकड़ा और उन्हें फूल भेंट कर उनसे मास्क पहनने की अपील की। कोरोना की वजह से ट्रेनों की कमी की मार झेल रहे यात्रियों को अगले महीने से बड़ी राहत मिल सकती है। न्यूज़ 18 के चंदन जजवाड़े की रिपोर्ट है कि रेलवे ने 10 अप्रैल से अपनी 90 से 95% पुरानी ट्रेनों को फिर से चलाने की मंशा जाहिर की। इस सिलसिले में रेलवे बोर्ड ने सभी जोन को ट्रेनों को दोबारा पटरी पर लाने की तैयारी पूरी करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही ये हिदायत भी दी गई कि यात्री ट्रेनों के चलने से मालगाड़ियों पर कोई असर न पड़े।
जिन ट्रेनों को 10 अप्रैल से दोबारा चलाया जाएगा उनमें मेल और एक्सप्रेस समेत पैसेंजर ट्रेनें भी शामिल हैं। इन सभी ट्रेनों में कोरोना नियमों का सख्ती से पालन किया जाएगा। कोरोना के व्यवहार से एक बार फिर से ये आशंका खड़ी हो गई है कि जिस तरह से बीमारी का दायरा बढ़ रहा है, क्या रेलवे अपनी मंशा को पूरी कर पाएगा। पश्चिम बंगाल के आसनसोल दक्षिण सीट से टीएमसी उम्मीदवार साइनी घोष बिजली और पानी की मांग पर प्रदर्शन कर रहे लोगों के बीच फंस गई। इससे पहले इलाके में प्रचार के लिए पहुंची साइनी घोष ने वहां कई लोगों से टीएमसी को वोट देने की अपील की, लेकिन जैसे ही उन्हें सड़क के एक और प्रदर्शनकारियों की भीड़ नजर आई तो उन्होंने नारेबाजी कर रहे लोगों की तरफ दौड़ लगा दी। उनके पास पहुंचकर कुछ देर तक साइनी घोष चुपचाप खड़ी रहीं। फिर उन्होंने लोगों से उनकी परेशानी के बारे में पूछा। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि अगर उनके इलाके में बिजली और पानी की समस्या को दूर नहीं किया गया तो विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। साइनी घोष बहुत देर तक प्रदर्शनकारियों से घिरी रही और बाद में उन्होंने हंगामा कर रहे लोगों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। यूक्रेन की राजधानी कीव में जेल में बंद एक ब्लॉगर और सामाजिक कार्यकर्ता सर्गेई स्टरनेंको के जन्मदिन पर हजारों की भीड़ ने एक बार फिर राष्ट्रपति के दफ्तर पर धावा बोला। भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले ब्लॉगर को अपहरण और मारपीट के आरोप में पिछले महीने 7 साल की सजा सुनाई गई, जिसके खिलाफ राजधानी समेत कई इलाकों में हिंसक प्रदर्शन हुए और इस बार भी सर्गेई स्टरनेंको के समर्थकों और चाहने वालों का हुजूम राष्ट्रपति के दफ्तर के बाहर जुटा, जहां उन्होंने सर्गेई के जन्मदिन की खुशी में जमकर पटाखे फोड़े। प्रदर्शनकारी अपने हाथों में मशाल थामे दिखे, जिसकी वजह से वहां अंधेरे में भी तेज रोशनी बिखर गई। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति के दफ्तर के एक गेट को भी तोड़ने की कोशिश की और जब वो नाकाम रहे तो उन्होंने इमारत की खिड़कियां तोड़ दी। लोगों ने आरोप लगाया कि सर्गेई स्टरनेंको को झूठे केस में फंसाकर जेल में डाला गया। उन्होंने सर्गेई के समर्थन में जमकर नारे लगाए और उन्हें रिहा करने की मांग भी दोहराई। Підтримати Стерненка, якого ув'язнили абсолютно незаконно і неправомірно. प्रदर्शनकारियों ने उन्हें रिहा न करने तक अपना आंदोलन जारी रखने की चेतावनी भी दी। वसंत की शुरुआत में भारी बर्फबारी ने यूरोप के देश कोसोवो में ट्रैफिक की रफ्तार पर ब्रेक लगा दी। राजधानी प्रिस्टीना में इतनी बर्फ गिरी कि वहां से आई तस्वीरों में सड़कें तो नजर आई ही नहीं, काली सड़कें बर्फ के ढेर में छिपकर सफेद दिख रही थीं। पेड़ पौधों की हरियाली भी गायब हो गई। जब आसमान से बर्फ गिरनी बंद नहीं हुई तो लोगों ने फावड़ा चलाना शुरू कर दिया। एक रेस्टोरेंट से सामने आई तस्वीरों में तो मेज और कुर्सी पर कई इंच मोटी बर्फ की परत जमी नजर आई। कोरोना वायरस को शिकस्त दे चुके बुजुर्गों को दोबारा इस बीमारी की चपेट में आने का खतरा ज्यादा है, ऐसा अमेरिका में हुई एक रिसर्च में दावा किया गया। न्यूज़ 18 की रवि सिंह की रिपोर्ट है कि 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को कोरोना के दोबारा अपनी चपेट में लेने की आशंका ज्यादा है। रिसर्च में सामने आया कि इस उम्र के लोग दोबारा बीमार पड़ने से सिर्फ 47% सुरक्षित हैं, जबकि कोरोना की चपेट में दोबारा आने से नौजवान 80% सुरक्षित हैं। हालांकि रिसर्च में यह भी सामने आया कि दोबारा कोरोना की चपेट में आने की आशंका बेहद कम होती है। दावा तो यहां तक है कि कोरोना की चपेट में आने के 6 महीने के बाद तक दोबारा बीमार होने की आशंका नहीं है। एल्डरलीज वैसे भी रिस्क में होते हैं, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ध्यान में देने वाली कि वो ज़्यादा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स को फॉलो करें। पुणे में भारत और इंग्लैंड के बीच पहला वनडे मैच खेला जाएगा। भारत और इंग्लैंड के बीच दोपहर से वनडे सीरीज की शुरुआत होगी। ये पहला मैच दोपहर 1:30 बजे से पुणे में खेला जाएगा। फॉर्म और आउट ऑफ फॉर्म की एक ही चीज मेरे जहन में आती है, ये वही गाना है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। हम अपने प्लेयर्स को बैक करेंगे। उत्तराखंड के गंगोत्री समेत कई इलाकों में बर्फबारी हुई, जिससे पड़ोसी राज्यों में भी ठंडी हवाएं चलने से मौसम बदल गया। बीजेपी नेता मुरली मनोहर जोशी ने दिल्ली के एम्स अस्पताल में कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगवाई। विश्व जल दिवस के मौके पर राजस्थान के बाड़मेर में जलदाय विभाग के कर्मचारियों ने सीमा के पास के गांव में रहने वाले लोगों तक पहुंचने के लिए ऊंटों का इस्तेमाल शुरू कर दिया। वो उन लोगों के पास पहुंचकर उन्हें जल जीवन मिशन से जागरूक कर रहे हैं। इस मिशन का मकसद है साल 2024 तक बाड़मेर के हर घर तक नल कनेक्शन पहुँचाना। प्रक्रिया पूरी जानने के बाद गाँव वालों में बहुत सा उत्साह है। जलदाय विभाग के नुमाइंदों से मुलाकात के बाद गांव वालों में भी उम्मीद की लहर दौड़ने लगी। उम्मीद है कि हमारा पानी मीठा घर घर पहुंचे। खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा से मुलाकात की और टोक्यो ओलंपिक्स के लिए उनका हौसला बढ़ाया।
मनिका बत्रा ने एशियन ओलंपिक क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट में सिंगल्स और मिक्स डबल्स में ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया है। महाराष्ट्र के सांगली में एक फैक्ट्री में अचानक से आग लग गई। फैक्ट्री में आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल पाया, लेकिन कुछ ही देर में इस आग ने विकराल रूप ले लिया, जिसकी लपटें दूर से ही दिखाई दे रही थी। आग लगने की जानकारी के बाद दमकल की कई गाड़ियां वहां पर पहुंची और आग बुझाने के काम में जुट गई। फिल्म हेलो चार्ली का ट्रेलर जारी हो गया। कॉमेडी फिल्म हेलो चार्ली का ट्रेलर जारी कर दिया गया। जैकी श्रॉफ और आदर जैन की यह फिल्म 9 अप्रैल को ऑनलाइन रिलीज होगी। एमडी मकवाना बैंकों से करोड़ों का घपला करके मुंबई से भाग रहे हैं और ये मुंबई आ रहे हैं चिराग रस्तोगी उर्फ चार्ली। उत्तराखंड के नए सीएम तीरथ सिंह रावत की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। हालांकि उन्होंने बताया कि उन्हें कोई दिक्कत नहीं है और वो ठीक है। तीरथ सिंह रावत ने 10 मार्च को राज्य के नए सीएम की शपथ ली थी। केरल सोना तस्करी केस में आरोपी स्वप्न सुरेश की जमानत याचिका कोच्चि की एनआईए कोर्ट ने खारिज कर दी। पिछले साल जुलाई में तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट से करीब 15 करोड़ का सोना बरामद किया गया था। इसी के बाद स्वप्न सुरेश की गिरफ्तारी हुई थी। निशानेबाज मनु भाकर और सौरभ चौधरी ने शूटिंग वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल जीता। उन्हें यह कामयाबी 10 मीटर एयर पिस्टल की मिक्स्ड प्रतियोगिता में हासिल हुई। बिहार दिवस के मौके पर राजधानी पटना समेत कई जगहों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शुभकामनाओं वाले पोस्टर लगाए गए, लेकिन पटना में इस पोस्टर के ठीक बगल में आरजेडी ने भी अपना पोस्टर लगा दिया, जिसके जरिए नीतीश कुमार को सत्ता के लिए धृतराष्ट्र बताया गया। इस पोस्टर के जरिए यह दिखाने की कोशिश की गई है कि बिहार में लूट, हत्या और संगीन अपराध चरम पर हैं। आरजेडी के इस पोस्टर में उप मुख्यमंत्री रेणु देवी भी नजर आई और उनकी आंखों पर भी काली पट्टी बंधी दिखाई दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मानो सत्ता के लोभ में बिहार की जो दुर्गति हो रही है वो ना देखने को तैयार है, ना सुनने को तैयार है, ना बोलने को तैयार है। आरजेडी के इस हमले पर जेडीयू ने भी पलटवार करने में देर नहीं की। कुछ असामाजिक तत्व होते हैं जो लोग सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए और चर्चा में बने रहने के लिए इस तरह की घटिया हरकत को करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें कुछ लोग बीच सड़क पर मोटरसाइकिल सवार 2 भाइयों की पिटाई करते दिखाई दिए। बताया गया कि ये पूरा विवाद मोटरसाइकिलों में हल्की टक्कर होने की वजह से शुरू हुआ। ये घटना 2 दिन पहले की है, जिसका वीडियो अब सामने आया, जिसमें 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 आरोपी दोनों भाइयों को बीच सड़क पर घेरकर उनकी पिटाई करते नजर आए। मोटरसाइकिल से उतरकर पहले एक आरोपी दोनों भाइयों को बेल्ट से पीटने लगा, तभी उसका दूसरा साथी भी दौड़कर वहां पहुंचा और वो भी उन पर थप्पड़ और घूंसे बरसाने लगा। दोनों भाइयों में से एक को वो आरोपी पीटते हुए किनारे ले गए, जबकि दूसरे को बीच रास्ते पर मारते रहे। इसी दौरान तीसरा आरोपी भी वहां पहुंचा और वो भी मोटरसाइकिल पर बैठे लड़के से मारपीट करने लगा। काफी देर तक बीच सड़क पर ये तमाशा होता रहा, लेकिन वहां से गुजरने वाले किसी भी आदमी ने बीच बचाव की कोशिश नहीं की। काफी देर तक सड़क पर आतंक मचाने के बाद सभी आरोपी वहां से चले गए। उनसे कहासुनी होने पर इसी बात को लेकर क्या आपने मेरी गाड़ी में टक्कर क्यों मारी, तो इसी बात पर उन्होंने मुझे बेल्टों से पीटना शुरू कर दिया। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने सीसीटीवी वीडियो में दिख रहे सभी आरोपियों की तलाश शुरू कर दी।